कॉमिक बुक स्टाइल में विलेंस की कुटाई, पीटर पार्कर की नई लाइफ, एमजे और नेड के साथ एक नई तरह की पुरानी केमिस्ट्री, एक टेलीपैथिक विलन या कहें एंटी हीरो, न्यूयॉर्क के स्क्रैपर्स और इन सब के बीच झूलता स्पाइडरमैन। इन चीज़ों के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 38वीं फिल्म और टॉम हॉलैंड की चौथी स्पाइडरमैन फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आखिरकार रिलीज हो गई है। 2021 में नो वे होम के बाद पूरे 5 साल तक कोई नई स्पाइडरमैन फिल्म नहीं आई। ऐसे में उम्मीदें तो थी ही, लेकिन उससे ज़्यादा सवाल थे। जिस दुनिया को अब पीटर पार्कर याद ही नहीं है, उसमें उसकी ज़िंदगी कैसी दिखती है? क्या एमजे और नेड तक वापस पहुंचना अब भी मुमकिन है? और इस बार स्पाइडरमैन के सामने आखिर है कौन? क्या ब्रांड न्यू डे 5 साल का इंतज़ार वर्थ करती है कि नहीं? क्या टॉम हॉलैंड चौथी बार भी स्पाइडरमैन बनकर वही चार्म लेकर आते हैं या नहीं? और सबसे ज़रूरी, क्या ये फिल्म एमसीयू के स्पाइडरमैन की अगली जर्नी को लेकर एक्साइटेड करती है? यही पता करने के लिए हमने यानी मैं आज 30 जुलाई सुबह 7:30 बजे फिल्म का पहला शो देखने पहुंचा। नमस्कार, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं खबर गांव। आइए बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एक लगभग नो स्पॉइलर रिव्यू में। फिल्म पर बात करने से पहले 1 मिनट में नो वे होम की एंडिंग याद कर लेते हैं। पिछली फिल्म के आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा स्पेल डालते हैं जिसके बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है। अब कोई नहीं जानता कि स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे कौन है, एमजे और नेड तक नहीं। 5 साल आगे सेट इस फिल्म में पीटर पार्कर फिर से न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन बनकर लोगों को बचा रहा है, लेकिन अपने सबसे करीबी लोगों से दूर रहने का एहसास उसके लिए पहले से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसी बीच डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का हेड स्पाइडरमैन से एक इनविजिबल थ्रेट को ढूंढने और रोकने में मदद मांगता है। इस किरदार को सैडी सिंक ने निभाया है। आखिर ये इनविजिबल थ्रेट है क्या? स्पाइडरमैन कैसे इसे रोकता है? और इन सब के पीछे चल रहे स्पाइडरमैन वर्सेस पीटर पार्कर का ट्रॉमा कहीं ठहरता है या नहीं? यही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कहानी। अगर एक लाइन में कहूँ तो ब्रांड न्यू डे शायद टॉम हॉलैंड की अब तक की सबसे ग्राउंडेड स्पाइडरमैन फिल्म है। इस बार फिल्म का फोकस दुनिया बचाने से ज़्यादा पीटर पार्कर पर है। वो क्या चाहता है, क्या मिस करता है और सुपर हीरो होने की कीमत उसकी पर्सनल लाइफ से क्यों वसूल रहे हैं, फिल्म इन्हीं बातों पर सबसे ज़्यादा वक्त देती है। यही वजह है कि ये टॉम हॉलैंड की पिछली फिल्मों से अलग है। होम कमिंग में पीटर अपनी जिम्मेदारियां समझ रहा था, फार फ्रॉम होम में आयरन मैन की विरासत का दबाव था और नो वे होम में पूरी तरह मल्टीवर्स के स्पेक्टेकल पर टिकी हुई थी। लेकिन ब्रांड न्यू डे को इनमें से किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फिल्म बस पीटर पार्कर और उसकी दुनिया पर ट्रस्ट करती है। अगर आपको स्पाइडरमैन का इमोशनल और ह्यूमन पहलू ज़्यादा पसंद है तो ये अप्रोच काफ़ी पसंद आएगी आपको। लेकिन अगर आप हर 10 मिनट में एक बड़ा सेट पीस या दुनिया बचाने वाला दांव या एलियंस देखना चाहते हैं तो फिल्म की धीमी रफ्तार आपको थोड़ा सरप्राइज कर सकती है। अगर फिल्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका पहला और दूसरा हाफ एक दूसरे से काफ़ी अलग है। शुरुआत के करीब 15 मिनट मुझे थोड़े बिखरे हुए लगे। ऐसा लगा जैसे फिल्म पहले उन लोगों को खुश करना चाहती है जो स्पाइडरमैन फिल्म में सिर्फ एक्शन देखने आए हैं। इसलिए शुरुआत में लगातार एक्शन सीक्वेंस है, कॉमिक बुक एक्यूरेट विलेंस है और स्पाइडरमैन के कई मिशंस हैं जो दिखाए जा रहे हैं। देखने में ये सब मज़ेदार हैं, लेकिन कहानी को अपनी दिशा पकड़ने में 15 मिनट का वक्त तो लगता है। अच्छी बात यह है कि जैसे ही फिल्म अपना सेटअप पूरा करती है उसके बाद वापस पीछे मुड़कर नहीं देखती। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि फिल्म नो वे होम के इमोशनल हैंगओवर में अटकी नहीं रहती। ये सच में पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के लिए एक ब्रांड न्यू डे की तरह लगता है, एक फ्रेश स्टार्ट की तरह। पहले हाफ में कहानी धीरे धीरे अपने किरदारों और उनके रिश्तों को बनाती है, वहीं दूसरे हाफ में फिल्म पूरी तरह अपने जोन में आ जाती है। एक्शन बड़ा होने की बजाय ज़्यादा क्रिएटिव लगता है, इमोशनल मोमेंट्स बेहतर तरीके से लैंड करते हैं और क्लाइमैक्स तक फिल्म लगातार आपको इंगेज रखती है। क्लाइमैक्स तक मूवी देखते वक्त एक बात जो मुझे महसूस हुई वो ये थी कि फिल्म आपको एक ही मूड में ज़्यादा देर रहने नहीं देती। एक सीन में आप हंस रहे होते हैं, अगले ही सीन में वही कहानी आपको इमोशनल कर रही होती है और कभी कभी ये दोनों एक ही सीन में होता है। पूरा एक्सपीरियंस एक रोलर कोस्टर की तरह है। खासकर पीटर और फ्रैंक के बीच जितने भी सीन हैं, थिएटर में हर बातचीत पर लोगों का रिएक्शन देखने लायक था। और आखिर में दोनों एक इमोशनल मोमेंट भी शेयर करते हैं जो आपको एज अ मार्वल फैन बहुत पसंद आएगा। एक शिकायत ज़रूर है,
सेडी सिंह के किरदार और उसकी बैक स्टोरी को थोड़ा और वक्त दिया जा सकता था। आइडिया अच्छा था, लेकिन उसका ट्रैक जितनी गहराई डिजर्व करता था उतना स्क्रीन टाइम उसे नहीं मिला। महज 2 या 3 मिनट में उसकी बैक स्टोरी बता दी गई। अब बात करते हैं फिल्म के उन हिस्सों की जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम करते हैं। सबसे पहले स्पाइडरमैन की स्विंगिंग। स्पाइडरमैन फैंस जानते हैं कि स्विंगिंग सीक्वेंस मस्ट होते हैं किसी भी स्पाइडरमैन फिल्म में। रिलीज होने से पहले डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन कई इंटरव्यूज़ में कह चुके थे कि इस बार स्विंगिंग सीक्वेंस अब तक के सबसे बेहतरीन होने वाले हैं, और मेरे लिए ये दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। हर स्विंग में स्पीड है, हाइट का डर है और रियलिटी भी है। कई बार ऐसा लगता है कि अगर यहाँ ज़रा सी भी गलती हुई तो पीटर सीधे नीचे गिरेगा। बड़े पर्दे पर यह सीक्वेंस देखने का अपना ही मज़ा था। ट्रेलर में जिस स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क फाइट की झलक दिखाई गई थी, पूरी फिल्म में उसका स्केल और भी बड़ा लगता है। ट्रेलर ने बहुत कुछ छुपा कर रखा था और थिएटर में ये पूरा सीक्वेंस काफ़ी एंटरटेनिंग बनाता है। फ्रैंक कासल इस फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। पनिशर वो सिर्फ एक कैमियो या सपोर्टिंग कैरेक्टर बनकर नहीं है वहाँ, बल्कि जितनी देर स्क्रीन पर है उतनी देर पूरी मौजूदगी महसूस करा रहा है। पीटर और फ्रैंक की बातचीत फिल्म के सबसे मज़ेदार हिस्सों में से है। वहीं थोड़ा अलग, पीटर और एमजे के ट्रैक के बारे में ज़्यादा कुछ कहना स्पॉइलर होगा। बस इतना कहूँगा कि फिल्म की थीम की तरह उनका रिश्ता भी बिल्कुल फ्रेश महसूस होता है। ये वही रिश्ता है, लेकिन पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आप एमसीयू फैन हैं तो सीक्रेट बात यह है कि येलेना का कैमियो मिस मत कीजिए। बिना ज़्यादा बताए बस इतना कहूँगा कि ये स्पाइडरमैन फिल्मों में सबसे मज़ेदार सीन्स में से एक है। अगर आप देख चुके हैं इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। पूरे थिएटर में उस सीन पर ज़बरदस्त हंसी सुनने को मिली थी। एक और चीज़ जिसने काफ़ी इम्प्रेस किया वो है फिल्म का एक्शन कोरियोग्राफी। इसे जैकी चैन की स्टंट टीम ने डिज़ाइन किया है और उसका असर साफ दिखता है। फोकस बड़े बड़े धमाकों पर नहीं है, बल्कि क्रिएटिव फाइट्स पर है। हर फाइट में स्पाइडरमैन अपने आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल करता है और लगातार मूव करता रहता है। एक छोटी सी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये थी कि इस फिल्म में स्पाइडरमैन हर समय परफेक्ट नहीं था। कई जगह वो स्टंट के दौरान फिसलता है, गलत लैंड करता है, बैलेंस बिगड़ता है और फिर खुद को संभालता है, क्योंकि कहानी में भी पीटर एक नई और बेहतर होती हुई शक्तियों के साथ तालमेल बिठाना सीख रहा है। इसलिए ये छोटी छोटी डिटेल्स उसके एक्शन को और ज़्यादा नेचुरल और ट्रस्ट वर्दी बना देती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अब तक की सबसे बेहतरीन स्पाइडरमैन फिल्म है? मेरे हिसाब से नहीं। ये बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन अपनी कुछ खामियों के साथ ये नो वे होम जैसी ग्रैंड फिल्म बनने की कोशिश भी नहीं करती, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका स्केल छोटा है, फोकस ज़्यादा पर्सनल और कहानी पूरी तरह पीटर पार्कर के इर्द गिर्द है, लेकिन प्लॉट इतना दमदार नहीं बन पाता कि इसे अब तक की बेस्ट स्पाइडरमैन फिल्म कहा जाए। हाँ, अगर टॉम हॉलैंड की बात करें तो मेरे लिए अब तक की उनकी सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन परफॉर्मेंस है। पिछली 3 फिल्मों में जिस तरह की इमोशनल रेंज की उम्मीद थी वो इस फिल्म में जाकर पूरी होती है। फिल्म की कमियों की बात करें तो पहला एक्ट थोड़ा और टाइट हो सकता था। सैडी सिंह के किरदार और उसकी बहन की बैक स्टोरी भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। उनका पूरा ट्रैक एक अच्छे आइडिया के बावजूद जल्दी जल्दी समेट दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका इमोशनल कनेक्ट उतना नहीं बन पाता। क्लाइमैक्स इमोशन के स्तर पर ज़रूर काम करता है, आपको उदास बहुत करता है। पीटर पार्कर के लिए वो काफ़ी असरदार भी है, लेकिन कहानी के लिहाज से उतना बड़ा या यादगार पे ऑफ नहीं करता, प्लॉट को जस्टिफाई नहीं करता। और अगर आप पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए रुकने वाले हैं, अगर आप भी डूम्सडे का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अपनी उम्मीदें संभाल कर रखिए। अगली स्पाइडरमैन फिल्म की एक झलक ज़रूर मिलती है, लेकिन डूम्सडे जो इसी साल के अंत में आने वाला है उसके लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। साथ ही आखिर जैसे हालिया मार्वल फिल्म में किरदारों के डूम्सडे में होने की पुष्टि है, वो भी एंड क्रेडिट में गायब है। बस इतना लिखा हुआ था कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न। कुल मिलाकर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे शायद इस फ्रेंचाइजी की सबसे इमोशनल फिल्म है। इसमें शानदार एक्शंस हैं, बेहतरीन विजुअल्स हैं, कुछ मज़ेदार एमसीयू सरप्राइजेज हैं, दमदार बैकग्राउंड स्कोर है और कई ऐसे पल हैं जो लंबे समय तक याद रहते हैं। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी जीत इनमें से कोई नहीं है। इस बार स्पाइडरमैन अपनी ताकतों से कम और अपने दिल से ज़्यादा लड़ता है। क्या आपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख ली है? अगर आप देखने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? स्पाइडरमैन की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे तौफीक। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबरगांव के साथ।